अब इन मुख्य देशों, सार्क के या साउथ एशिया के मुख्य देशों से भारत के संबंध और उन पर ऐतिहासिक नज़र। इसके बाद हम आते हैं भूटान पर। भारत और भूटान। भूटान आप देखिए नक्शे में एक बहुत छोटा देश है, पर भूटान कुछ मामले में विश्व में एक अतुलनीय उदाहरण है। वर्तमान में किसी देश की प्रगति को देखने के लिए एक हैप्पीनेस इंडेक्स का पैमाना लिया गया है, जिसे कहते हैं हैप्पीनेस इंडेक्स। किसी देश के विकास को देखना, ये इंडेक्स एक आधुनिक पैमाना है जिसमें विकास की परिभाषा के तहत उस देश के निवासियों की खुशी, उसको भी समाहित किया गया है। उस हैप्पीनेस इंडेक्स में भूटान विश्व के बहुत से देशों से बहुत आगे है। हैप्पीनेस इंडेक्स में भूटान विश्व के बहुत सारे देशों से बहुत आगे है। ये है भूटान की खासियत। दूसरी खास बात वहाँ की कि वहाँ के जो शासक हैं, वहाँ के जो राजा हैं, है तो कहने को राजतंत्र, राजा वहाँ का मुखिया है, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने लोकतंत्र को बढ़ावा दिया है वह भी एक अपने में मिसाल है। भूटान तो इस प्रकार भूटान में राजसत्ता होते हुए भी वहाँ लोकतंत्र इतना ज़्यादा है या लोकतांत्रिक प्रक्रिया इतनी मजबूत है कि वह एक दुनिया की एक अपनी मिसाल है। तो इस देश के बारे में अब हम थोड़ा सा जानें। भारत तो सतत रूप से चाहता है कि भूटान एक स्वतंत्र देश रहे। 1971 में भूटान संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य बना। 1975 में बांग्लादेश संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य बना। 1973 में जो तीसरी दुनिया थी, जिसे गुट निरपेक्ष दुनिया कहा जाता है, गुट निरपेक्ष देशों की दुनिया, जिसमें विकासशील देश, नवोदित देश और निर्धन देश मूल रूप से शामिल थे, उस तीसरी दुनिया का सदस्य भूटान भी बना। भूटान सार्क का भी सदस्य है और साथ में कुछ अंतर्राष्ट्रीय मंचों में वो अध्यक्षता कर रहा है। भूटान विश्व का सबसे नया लोकतांत्रिक देश, ये भूटान की तीसरी खासियत है। मैंने पहली विशेषता उसकी बताई भूटान की कि भूटान एक ऐसा देश है जो हैप्पीनेस इंडेक्स में बहुत आगे है। दूसरी विशेषता बताई कि भूटान एक ऐसा देश है जहां राजा मुखिया है, लेकिन लोकतंत्र की जड़ें बहुत मजबूत हैं। और मजबूत हैं ये तो एक बात है, राजा के द्वारा इस लोकतांत्रिक प्रक्रिया को सपोर्ट देना, उसका समर्थन करना, ये बहुत बड़ी बात है। और तीसरी खासियत है कि भूटान विश्व का सबसे नया लोकतांत्रिक देश। भारत के लिए भूटान बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे नेपाल सामरिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, ऐसे भूटान भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि भूटान में जो चुम्बी घाटी है, आप नक्शे में देख रहे हैं, भूटान देखिए चीन से कितना निकट है, भारत से कितना निकट है, नेपाल से कितना निकट है, उसकी सीमाएं कैसी हैं और कितना छोटा देश है। तो भूटान की चुम्बी घाटी जो है वो चीन से केवल 80 किलोमीटर दूर है, 80 मील दूर है, लेकिन उसके बावजूद भूटान जो है उसके संबंध भारत के साथ बहुत अच्छे रहे हैं। वहाँ के नरेश बहुत अत्याधिक आधुनिक शिक्षा पाए हुए व्यक्ति हैं और उन्होंने ये सुनिश्चित किया है कि भारत और भूटान के संबंध अच्छे रहें। और सच्चाई तो ये है कि भारत और भूटान के बीच कोई विशेष समस्या नहीं है आज की तारीख में।
लेकिन यदि हम कुछ ऐसे बिंदुओं की बात करें जिस पर कभी कभी दोनों के बीच में तनाव हो जाता है, तो वो सबसे पहली बात है आयात निर्यात। आयात निर्यात के मामले को लेकर जो कर लगते हैं उसको लेकर भारत और भूटान के बीच में जो कानून बने हुए हैं उस पर कई बार दोनों के बीच में तनातनी हो जाती है। लेकिन इस मामले को सुलझा लिया गया है और ये बात भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री ने 1977 में कह दी थी, तत्कालीन विदेश मंत्री ने, कि भूटान के माल पर वो जो आवाजाही के जो कर हैं वो नियम लागू नहीं होंगे। कुल मिला के व्यापार के मामले में कोई मुद्दा जो था उसे सुलझा लिया गया है। पर्यटकों के मामले में परमिट सिस्टम को लेकर भी उस मामले को अब सुलझाने की कोशिश की गई और वर्तमान में स्थिति ये है आज की तारीख में कि ये परमिट जो है उसे न्यूनतम कर दिया गया है। जैसे नेपाल के साथ भारत के संबंधों में एक समय बिल्कुल मुक्त व्यापार था, ऐसे ही भूटान के साथ कुछ हद तक इन संबंधों को निभाने की कोशिश की गई है। भूटान आने में परमिट नहीं मिलने से उसे राजस्व की जो हानि होती थी उसको भारत ने बड़ी उदारता से उसको निपटाने का प्रयास किया है। कई बार अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भी उसने भारत से कुछ अलग नीति अपनाई है। सार्क देश होने के नाते सार्क के मंच में जो देश शामिल हैं, किसी एक मंच में कोई देश यदि शामिल हो तो अपेक्षा की जाती है कि अंतर्राष्ट्रीय मामलों में वे एक ही नज़रिया रखेंगे, किसी भी मुद्दे दर मुद्दे एक ही नज़रिया रखेंगे। लेकिन जैसी समस्या पाकिस्तान के साथ है, जैसी समस्या कुछ अन्य देशों के साथ है, भूटान भी उसमें अकेला नहीं है। अन्य देशों की तरह भूटान भी कई अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर एक अलग स्टैंड लेता है और परिणाम स्वरूप क्या होता है कि भारत और भूटान एक अच्छे पड़ोसी राष्ट्र होते हुए भी अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कई बार एक दूसरे का विरोध करते हुए नजर आते हैं, जो कि एक अच्छा पिक्चर नहीं जाता। उदाहरण के लिए भारत ने जो परमाणु परीक्षण किया था, उस परमाणु परीक्षण अप्रसार संधि को भारत जहां इसे गलत मानता है, इसे पक्षपातपूर्ण मानता है, वहीं भूटान इस संधि के पक्ष में है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु अप्रसार संधि क्या है? इसके तहत संधि पर हस्ताक्षर करने वाले देश ये वादा करते हैं कि वे किसी भी तरह का परमाणु प्रयोग नहीं करेंगे, परमाणु प्रयोग ही नहीं करेंगे। अर्थात जिन देशों के पास परमाणु सुविधाएं हैं वे उनके पास बनी रहेंगी, पर कोई नए देश परमाणु प्रयोग नहीं करेंगे। इसके मायने और क्या हुए कि जिनके पास परमाणु हथियार हैं, परमाणु परीक्षण की जानकारी है, उनका एकाधिकार बना रहेगा। भारत इस एकाधिकार के खिलाफ था और इसलिए भारत ने इस परमाणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया। लेकिन भूटान ने दूसरी ओर उसने इस संधि को सही मानते हुए इसका पक्ष लिया है। इस मुद्दे को भी लेकर दोनों के बीच में थोड़ी तकरार है, लेकिन ये अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का मामला भी है। चीन जो है अगला मुद्दा, यदि हम देखें दोनों के बीच में तनाव का, तो चीन जब तब भूटान की सीमाओं पे अतिक्रमण करता है, चीन जब तब भूटान की सीमाओं को लांघ कर उसके अंदर चला जाता है, भारत को स्वाभाविक है इससे चिंता होती है। और दूसरा भारत की चिंता का विषय है कि वहाँ जो शरणार्थी हैं, तिब्बती शरणार्थी, वे भूटान में रहते हैं, उन्हें निकाल ना दिया जाए और भारत सतत ये प्रयास करता है कि उन्हें नागरिकता दी जाए। इसके बाद अगली चिंता सामरिक स्थिति। कई बार ये तनाव रहता है भारत के कि चीन, अमेरिका या रूस या यूरोपीय यूनियन के लोग भूटान की छोटे होने का, भूटान का घिरे होने का चारों तरफ से सीमाओं में, और उसके सामरिक दृष्टि का फ़ायदा न उठाएं, तो भारत के लिए चिंता रहती है। यदि भूटान
सभी राष्ट्रों के लिए खोल दिया जाएगा तो भारत के लिए बड़ा खतरा साबित होगा। इसको लेकर भी दोनों के बीच में कई बार तनाव लेता है। लेकिन भारत ने भूटान के साथ कुछ अच्छे समझौते भी किए हैं, जैसे 100 भूटानी यात्री छात्रवृत्ति में भारत में पढ़ते हैं, उसका फ़ायदा उठाते हैं। भारत भूटान के बीच बहुत अच्छा व्यापार समझौता चल रहा है और भारत के जो प्रधानमंत्री उस समय थे 2010 में, उन्होंने टोटल सॉल्यूशन नाम की एक आईटी योजना का उद्घाटन भी किया था, जिसका मुख्य उद्देश्य भूटान की आधी जनसंख्या को कंप्यूटर साक्षरता देना था। यह सन 2010 की बात है। तो भूटान के आधुनिकीकरण में, क्योंकि मैंने जैसा आपको बताया कि भूटान के नरेश एक बहुत आधुनिक विचारों के व्यक्ति हैं, बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, उन्होंने इस दिशा में प्रयास किया और भारत के प्रधानमंत्री ने उनकी इस बात को स्वीकार करते हुए आधी जनसंख्या को आईटी यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर नॉलेज में उन लोगों को कंप्यूटर साक्षरता प्रदान करने के लिए समझौता किया। इसलिए हम कह सकते हैं कि भूटान एक छोटा पर्वतीय राष्ट्र है जो घाटियों से घिरा है, उस घाटियों में ही बसा हुआ है और भारत की सीमाओं से होने के कारण ये भारत के लिए अहम क्षेत्र है, अहम राष्ट्र है। भारत के साथ कोई विशेष मुद्दे नहीं हैं। जिस मुद्दों का मैंने जिक्र किया है वे मुद्दे समय समय पर द्विपक्षीय तरीके से भारत और भूटान ने सुलझाने का उसको प्रयास किया है, लेकिन निष्कर्ष निचोड़ ये कि दोनों के संबंध अच्छे ही हैं। इस प्रकार हम कुल मिला के देखते हैं कि भारत का हित भूटान के साथ बहुत जुड़ा हुआ है। भूटान के विकास का पूरा श्रेय भी इसीलिए भारत को जाता है क्योंकि भारत ने भूटान के लिए उसे अपने मित्र बनाए रखने के लिए काफ़ी कुछ किया है। भूटान को एक बार फिर सरसरी नज़र से हम उसके नक्शे को देख लें ताकि उसकी स्थिति की महत्ता को समझते हुए हम भूटान और भारत के संबंधों की महत्ता को समझ सकते हैं। भूटान पूर्वी हिमालय में है और एक बहुत छोटा सा राष्ट्र, बहुत छोटा स्वतंत्र राष्ट्र है, पूर्वी हिमालय में स्थित स्वतंत्र राष्ट्र। इसके पश्चिम में देखिए तो सिक्किम आता है और उसके बाद बंगाल का दार्जिलिंग जिला जो है वो इसे नेपाल से अलग करता है। दार्जिलिंग से ये अलग होता है, किससे? नेपाल से। उत्तर पूर्वी सीमा की ओर यदि देखें हम तो तिब्बत और पूरब तथा दक्षिण भाग में असम का प्रांत है, तो एक और असम भी आ गया। इस प्रकार भूटान भारत की चीन से सुरक्षा करता है, चीन से उसकी सुरक्षा करता है। तो चीन से सुरक्षा आसाम के कारण, नेपाल से दूरी दार्जिलिंग के कारण और उसके अलावा भारत की सीमा तो उससे जुड़ी ही हुई है। तो इस प्रकार भारत की जिम्मेदारी है कि भूटान को सुरक्षा दे और उसके विकास में पूरा सहयोग करे, तभी भूटान भारत का एक ऐसा मित्र बने रह सकता है जो भारत के हित में होगा। अब भूटान को जानने के बाद और अन्य महत्वपूर्ण देशों की जानकारी के बाद अब हम आते हैं थोड़ा ऐसे देशों के बारे में जो वर्तमान में हमारे अच्छे मित्र हैं और अच्छे व्यापारिक संबंध भी हैं। उसमें एक है भारत मालदीव संबंध। मालदीव की स्थिति देखिए कहाँ है नक्शे में। मालदीव एक आइलैंड है, बहुत दूर, भारत से काफ़ी दूर। भारत के साथ इसके संबंध सामान्यतः सौहार्दपूर्ण, गर्मजोशी के रहे हैं और 1988 में श्रीलंका से आए हुए कुछ भाड़े के सैनिकों ने जब वहाँ पर लिट्टे का आतंकवाद चल रहा था तो उन्होंने मालदीव पर हमला किया था। अब ये हमला क्यों हुआ था, इसके क्या परिणाम हुए, इस पे हम नहीं जाते क्योंकि ये एक दूसरा विषय हो जाएगा।
और उसके पीछे एक तरीके से हम कह सकते हैं सामरिक कारण था। लेकिन सच आपको जो ये जानना है वो है कि श्रीलंकाई सैनिकों ने जो भाड़े के थे उन्होंने वहाँ पर हमला किया था मालदीव ने, और मालदीव ने इस घटना के परिप्रेक्ष्य में भारत से मदद मांगी थी। भारत ने तुरंत इस पर कार्रवाई की और अपनी वायुसेना, अपनी नौसेना उसे वहाँ भेजी और इस प्रकार तथाकथित सैनिक हमले से मालदीव को बचाया। भारत ने वहाँ के आर्थिक विकास में भी, पर्यटन में और मत्स्य उद्योग जो वहाँ का मुख्य उद्योग है उसमें भी मदद की है। जहाँ तक मालदीव की बात है, इतनी जानकारी हमारे लिए, आपके लिए पर्याप्त है।